बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में करिश्मा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। करिश्मा बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा सुंदर बनाते थे उसके काले घने रेशम जैसे बाल। करिश्मा खुद से ज्यादा अपने बालों की केयर किया करती थी। एक दिन करिश्मा अपने बाल संवार रही थी, तभी उसकी माँ करिश्मा से कहती है, करिश्मा बेटा, तुम मुझे कभी पढ़ाई करती हुई नजर नहीं आती। बस 24 घंटे अपने बालों को संवारती रहती हो, कभी पढ़ाई भी कर लिया करो, इस तरह से तो तुम फेल हो जाओगी। माँ, मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ, मगर आपको पता तो होगा ही कि मुझे अपने बालों से कितना ज्यादा प्यार है। मैं अपने बालों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। माँ, आपको पता है मेरे कॉलेज में मेरे बालों की बहुत चर्चा होती है। मेरे जैसे बाल पूरे कॉलेज में किसी के नहीं। अगर माँ मैं इन बालों की केयर नहीं करूँगी तो ये खराब नहीं हो जाएंगे, फिर मेरे बालों की कौन तारीफ करेगा। ठीक है बेटा, बालों की केयर करनी चाहिए, मगर इतनी भी नहीं कि तुम ना पढ़ाई में ध्यान लगाओ ना खाने पीने पर ध्यान लगाओ। बस 24 घंटे अपने बालों का ही ध्यान रखती हो, इतनी केयर भी अच्छी नहीं होती। अगर तुम्हारे बाल संवर गए हो तो नाश्ता करने आ जाओ, समय रहते कॉलेज चली जाना। ऐसा कहकर करिश्मा की माँ चली जाती है। करिश्मा अपने सुंदर बालों का एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाती है और कॉलेज चली जाती है। तभी करिश्मा के पास करिश्मा की कुछ फ्रेंड्स आती हैं और करिश्मा से कहती हैं, अरे वाह करिश्मा, आज तुम्हारे बालों का ये हेयर स्टाइल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस हेयर स्टाइल में तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। काश ऐसे बाल हमारे भी होते तो हम भी तुम्हारी तरह नए नए हेयर स्टाइल कॉलेज में बना कर आया करते, मगर हमारे बाल तो इतने अच्छे हैं ही नहीं। संध्या, तुम्हारे बाल भी मेरी तरह सुंदर हो जाएंगे अगर तुम अपने बालों की केयर करो। मैं अपने बालों की बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, समय समय पर तेल लगाती हूँ, अच्छा शैम्पू यूज करती हूँ और खुद से ज्यादा अपने बालों का ध्यान रखती हूँ, इसलिए तो मेरे बाल इतने ज्यादा सुंदर हैं। अगर तुम भी मेरी तरह अपने बालों का ख्याल रखो तो शायद तुम्हारे बाल भी मेरी तरह सुंदर हो जाएं। ऐसा कहकर करिश्मा अपनी क्लास में चली जाती है। तभी उन सभी लड़कियों में एक लड़की सपना, जो हमेशा करिश्मा से जलती थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी वह सबसे कहती है, तुमने भी उस करिश्मा की बच्ची को सर पर चढ़ा के रखा है। इतने खास तो है नहीं उसके बाल जितनी तुम उसकी तारीफ करती हो। तुम्हें उसके बाल कहाँ से अच्छे लगते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे किसी बंदर की पूंछ हो, उससे ज्यादा सुंदर तो मेरे बाल हैं। सपना, करिश्मा के बाल बहुत ज्यादा सुंदर हैं और तुम उसके बालों से जलती हो। पूरा कॉलेज करिश्मा के बालों का गुणगान गाता है ना, तो ये तुमसे देखा नहीं जाता। अब चलो, क्लास का टाइम हो रहा है, वरना क्लास मिस हो जाएगी। ऐसा कहकर सभी अपनी क्लास में चली जाती हैं। कुछ समय बाद सभी को लॉन में इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल आती हैं और सभी स्टूडेंट से कहती हैं, हेलो स्टूडेंट, आज मैं यहाँ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने आई हूँ। हमारे कॉलेज में एक मुंबई की बहुत बड़ी कमर्शियल कंपनी आ रही है। उन्हें एक मॉडल की तलाश है, इसलिए सभी लड़कियों को पार्टिसिपेट करना है। जो भी लड़की उन्हें मॉडल बनने के काबिल लगेगी वह उनकी कंपनी की मॉडल बन जाएगी, इसलिए सभी लड़कियां अपना 100% देना। ठीक है बच्चा? ऐसा कहकर प्रिंसिपल चली जाती हैं। सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उन सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खुश करिश्मा होती है, क्योंकि उसे पता था कि पूरे कॉलेज में उससे ज्यादा सुंदर और उससे ज्यादा सुंदर बाल किसी के नहीं हैं, तो मॉडल तो वो ही बनेगी। करिश्मा खुश होकर घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है मैं बहुत जल्द एक बड़ी मॉडल बनने वाली हूँ। मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। मैं हमेशा से मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब मुझे मेरे कॉलेज की तरफ से ये बड़ा मौका मिल रहा है। अब मैं मॉडल बन जाऊंगी। माँ, हम मुंबई जाएंगे, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेटा, तुम्हारे कॉलेज में और भी तो लड़कियां हैं, आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि तुम ही मॉडल बनोगी? ऐसा इसलिए कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा सुंदर पूरे कॉलेज में कोई भी नहीं है। मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। माँ, ये सब बातें छोड़िए ना, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कॉलेज में कमर्शियल कंपनी मॉडल की तलाश करने आ जाती है। सभी लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, सभी लड़कियां अपना हुनर दिखाती हैं। एक के बाद एक पड़ाव होता रहता है और सभी पड़ाव में करिश्मा फर्स्ट नंबर पर आती है और सपना सेकंड नंबर पर आती है।
आखिरी पड़ाव 1 हफ्ते बाद होने वाला था। कुछ समय बाद संध्या करिश्मा के पास आती है और उससे कहती है, करिश्मा, हमें तो पहले ही पता था कि तुम ही हमारी कॉलेज की मॉडल बनोगी। अगले हफ्ते जो आखिरी पड़ाव होगा, देखना तुम ही जीतोगी और मुंबई जाकर अपने फ्रेंड्स को भूल मत जाना। संध्या, ये मत भूलो मैं भी हूँ। अगर मैं 2nd नंबर पर हूँ तो ये तो नहीं कि मैं हार चुकी हूँ, ये भी तो हो सकता है कि विनर मैं ही बन जाऊं। ऐसा कहकर सपना चली जाती है, लेकिन सपना को अच्छी तरह से पता था कि करिश्मा को कोई नहीं हरा सकता। वह तो अपना ऐसा कहकर मन हल्का कर रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सपना सोचती है, अभी आखिरी पड़ाव होने में 5 दिन बाकी हैं। अगर मैं इन 5 दिन के अंदर कुछ ऐसा कर दूं कि करिश्मा किसी को मुंह दिखाने के काबिल न बचे, तो फिर मुझे मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे मॉडल बनने का सबसे बड़ा कांटा सिर्फ वो ही करिश्मा की बच्ची है। हाँ, अगर किसी तरीके से मैं उसे गंजी कर दूं तो करिश्मा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचकर सपना रात हो जाने के बाद छुपकर करिश्मा के घर जाती है और जो शैम्पू करिश्मा रोज यूज करती थी उस शैम्पू के अंदर केमिकल डाल देती है और खुश होकर घर वापस आ जाती है। सुबह होने के बाद हमेशा की तरह करिश्मा शावर लेने जाती है और अपना वही शैम्पू यूज करती है, लेकिन बेचारी करिश्मा को कहाँ पता था कि इस शैम्पू के अंदर केमिकल डाला हुआ है। वह शैम्पू यूज कर लेती है और जैसे ही शावर लेकर बाहर निकलती है तो करिश्मा पूरी तरह गंजी होती है। यह देखकर करिश्मा बहुत जोर से चिल्लाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। करिश्मा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ भागकर करिश्मा के पास आती है। करिश्मा बेटा, क्या हुआ? माँ देखिए ना, मैं पूरी तरह से गंजी हो गई। ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया। माँ, 5 दिन बाद मॉडल बनने का आखिरी पड़ाव है और मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बची। माँ, मेरे बाल कहाँ चले गए? मेरा मॉडल बनने का सपना टूट गया माँ। मैं कभी मॉडल नहीं बन पाऊंगी माँ। करिश्मा बेटा, ऐसे नहीं रोते। जो होना था सो हो गया। शायद तुम्हारी किस्मत में मॉडल बनना नहीं लिखा था। किस्मत का आगे किसकी चलती है? अब रोना बंद करो बेटा। ऐसा कहकर करिश्मा की माँ करिश्मा को चुप करती है, लेकिन करिश्मा को अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए उसकी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। करिश्मा पूरी तरह से उदास हो जाती है, न खाती है न पीती है, बस कमरे में बंद होकर रोती रहती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। करिश्मा के माता पिता दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, करिश्मा बेटा, 4 दिन हो गए, तुमने ना कुछ खाया है न पिया है। आखिर कब तक खुद को कमरे के अंदर बंद रखोगी? अब तो बाहर आ जाओ बेटा, चुप हो जाओ, तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। इस तरह से नहीं करते बेटा, तुम्हें इस तरह देखकर हमारी जान निकल रही है। बेटा, दरवाजा खोलो। इस बार करिश्मा अपने माता पिता की बात मान लेती है और दरवाजा खोलती है और उनसे कहती है, माँ पिताजी, मुझे पता है आप दोनों मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। मैं कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर करिश्मा अपने सर पर चुन्नी रखकर बाहर चली जाती है और बस यही सोचती रहती है कि उसका सपना एक ही पल में कैसे टूट गया। करिश्मा ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसे एक कुत्ता नजर आता है जो गाड़ी के नीचे आने से मरने ही वाला था। तभी करिश्मा भागकर उस कुत्ते की जान बचा लेती है। करिश्मा उस कुत्ते के साथ एक तरफ बैठ जाती है। कुछ समय बाद जिसका वह कुत्ता था वह वहां आती है और वह कोई और नहीं बल्कि एक परी थी। तभी वह परी करिश्मा से कहती है, करिश्मा, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा किस तरह तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी टॉमी की जान बचाई। तुमने इसकी जान बचाई। मैं एक परी हूँ, तुम मुझसे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? परी के इतना कहते ही करिश्मा उसे अपनी आप बीती बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी परी करिश्मा से कहती है, करिश्मा, ये तो वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए मैं तुम्हें जादुई बालों की मशीन देती हूँ। इस जादुई बालों की मशीन से तुम जैसे चाहो वैसे बाल मांग सकती हो, तुम्हें मिल जाएंगे। और इस जादुई बालों की मशीन से तुम जो लोग बालों की समस्या से परेशान हैं उनकी समस्या को भी दूर कर सकती हो। मैंने तुम्हारी मदद की और इस जादुई बालों की मशीन से तुम और लोगों की मदद करना। ठीक है करिश्मा? परी करिश्मा को
जादुई बालों की मशीन देकर चली जाती है। करिश्मा जादुई बालों की मशीन घर ले जाती है और घर जाने के बाद अपने माता पिता को उसके बारे में बताती है। उसके बाद करिश्मा जादुई बालों की मशीन से कहती है, जादुई बालों की मशीन, मुझे बहुत सुंदर बाल चाहिए, जैसे बाल मेरे पहले थे बिल्कुल वैसे ही। करिश्मा के इतना कहते ही जादुई बालों की मशीन से बहुत सारे बाल निकलने लगते हैं और जैसे बाल करिश्मा के होते हैं करिश्मा वैसे बाल उठाती है और अपने सर पर लगा लेती है। करिश्मा यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे बिल्कुल असली अपने पहले जैसे बाल मिल चुके थे। और अगले दिन करिश्मा खुशी खुशी कॉलेज चली जाती है। करिश्मा को कॉलेज में देखकर सपना आग बबूला हो जाती है कि इतनी जल्दी इसके इतने ज्यादा सुंदर बाल कैसे हो गए। सपना करिश्मा के पास जाती है और उससे कहती है, करिश्मा, तुम तो गंजी हो चुकी थी, फिर इतनी जल्दी बाल तुम्हारे कैसे आ गए? कहीं तुमने विग तो नहीं लगा रखी? सपना के इतना पूछते ही करिश्मा को सब समझ आ जाता है कि उसे गंजे करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सपना का ही हाथ है। तभी करिश्मा सपना से कहती है, सपना, अब मुझे पता चला मेरे शैम्पू में केमिकल तुमने डाला था जिसकी वजह से मैं गंजी हो चुकी थी। तुमने इतनी गंदी हरकत की, मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ, मगर इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती कि मेरे इतने ज्यादा सुंदर बाल कैसे हुए। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है और करिश्मा ही फाइनल राउंड की विनर होती है। मॉडल बनने के बाद करिश्मा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सपना बस यूं ही खड़ी होकर देखती रहती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। करिश्मा जादुई बालों की मशीन से जिस भी लड़की के बालों में कोई भी समस्या होती थी तो करिश्मा जादुई बालों की मशीन से उस लड़की की बालों की समस्या खत्म कर दिया करती थी। इसी तरह करिश्मा जादुई बालों की मशीन से अपने साथ साथ और भी लड़कियों की मदद करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ज्यादा गरीब परिवार रहा करता था जिसमें नैना और उसका छोटा भाई अमित और उसकी विधवा माँ जानकी रहते थे। कुछ समय पहले ही नैना और अमित के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इसलिए अपने दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए जानकी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती थी और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। लेकिन बेचारी को इतने पैसे नहीं मिलते थे कि वह अपने दोनों बच्चों को पेट भरकर खाना खिला सके। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। इसी तरह गरीबी में पूरा परिवार अपनी जिंदगी बिता रहा था। हमेशा की तरह आज भी जानकी जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही थी। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर कुछ लोग जानकी को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। जानकी की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसे आईसीयू में रखा जाता है। जब इस बात की खबर नैना और अमित को लगती है तो दोनों भाई बहन दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी डॉक्टर नैना से कहती हैं, देखो बेटा, दूर से ही अपनी माँ से बातें करना। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, उनका बचना मुश्किल है, उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। जाओ, तुम अपनी माँ से मिल तो सकती हो लेकिन ज्यादा बात मत करना। नैना रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। तभी नैना को देखते ही जानकी नैना से कहती है, बेटा, अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे पिताजी के पास जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। अब मैं तुम दोनों के साथ तो नहीं रह सकती, मगर बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें आसमान से देखती रहूँगी। और हाँ बेटा, मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। मेरे बाद अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखना। उसे तो मेरे बिना नींद भी नहीं आती जब तक मैं उसे लोरी नहीं सुना देती। मेरे बिना कैसे रहेगा मेरा बच्चा? मैं चाह रही हूँ अपना और अपने भाई का ख्याल रखना। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। अब पिताजी की तरह हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। जब वे हमें अकेला छोड़ कर गए थे तभी हमारी जिंदगी में अंधेरा छा गया था, लेकिन आपके जाने के बाद तो पता नहीं हमारे साथ क्या क्या होगा। नहीं माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अमित को आपकी ज़रूरत है, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। आप हमें इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। आप हिम्मत करिए और वापस आ जाइए माँ। आप हमें इस तरह से अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। नैना ऐसा कह रही थी, लेकिन जब तक जानकी अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है, अपनी माँ को यूं दुनिया से जाता हुआ देखकर नैना बहुत रोती है और बाहर आकर अमित को संभालती है और उसे सब बता देती है। अमित,
मेरे प्यारे भाई, तुम्हें पता है पिताजी को माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उन्होंने माँ को अपने पास बुला लिया और कहा कि अमित के पास तो उसकी बड़ी बहन नैना है, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ। माँ पिताजी को मना नहीं कर पाई और वह उनके पास चली गई। अमित मेरे भाई, अब मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी, तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। चुप हो जाओ मेरे भाई, चुप हो जाओ, इस तरह से नहीं रोते, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, चुप हो जाओ। नैना अपने साथ साथ अपने छोटे भाई को भी संभालती है और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती है। दोनों भाई बहन अपनी माँ के जाने के बाद बिल्कुल उदास हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में जो घर में थोड़ा बहुत राशन था वह भी खत्म हो जाता है और पैसे जो जुड़े रखे थे वह भी सब खत्म हो जाते हैं। अब उनके घर में ना तो एक फूटी कौड़ी थी और न ही अन्न का एक भी दाना। तभी नैना सोचती है, मुझे भी माँ की तरह जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचने चाहिए। 2 दिन हो गए अमित को थोड़े से दूध में पानी डाल डालकर पिलाते हुए, आखिर कब तक मैं उसे भूखा रखूंगी। मेरा पेट भी तो खाना मांग रहा है, मेरे पेट में मोटे मोटे चूहे दौड़ रहे हैं। कोई भी रिश्तेदार हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा और आस पड़ोस में कुछ लेने जाती हूँ तो वह धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। इस दुनिया में आपको अपनी मदद अपने आप ही करनी होती है, मजबूरी में भी कोई आपकी मदद नहीं करता। हाँ, अब मुझे यही काम करना होगा। ऐसा सोचकर नैना जैसे ही कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाने के लिए सोचती है तभी बहुत तेज तूफान आ जाता है और बहुत तेज उस तूफान के साथ बारिश। यह देखकर नैना और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसका घर कच्चा था और छत हमेशा टपकती थी। तभी अमित नैना से कहता है, दीदी बारिश शुरू हो गई, अब हमारा घर टपकना शुरू हो जाएगा, हम कहाँ सोएंगे। जब माँ हमारे पास होती थी तो वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर ही लेती थी, लेकिन अब हम छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे। दीदी इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे। अमित, हो सकता है कि बारिश थोड़ी देर में बंद हो जाए और हमारा घर ज्यादा ना टपके और हमें थोड़ी बहुत जगह सोने के लिए मिल जाए। तुम परेशान मत हो, देखो अभी बारिश बंद हो जाएगी। नैना अमित से ऐसा कह ही रही थी लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह तेज पर तेज होती जा रही थी, जिस वजह से उनके घर में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है और घर भी टूटने ही वाला होता है। तभी दोनों भाई बहन अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं और इतनी तेज बारिश में भीगते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, दोनों भाई बहन को बारिश में भीगते हुए, जिस वजह से अमित को बहुत तेज बुखार भी आ जाता है और वह तभी बेहोश हो जाता है। अपने भाई की बिगड़ती हालत देखकर नैना बहुत रोती है। अमित 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 अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी सरिता आंटी के पास जाती हूँ, वह हमारी मदद जरूर करेंगी। अमित तो मुझे छोड़कर मत जाना, माँ पिताजी तो मुझे छोड़कर जा ही चुके हैं, कृपया करके तुम मत जाना। मैं अभी आती हूँ मेरे भाई, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर नैना दौड़ती हुई सरिता आंटी के पास जाती है और उनकी डोरबेल बजाती है। तभी सरिता आती है तो नैना अपने भाई की बिगड़ती हालत के बारे में उन्हें बताती है। तभी सरिता नैना से कहती है, चल चल दूर हट, तुम जैसे भिखारियों से हम कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते। हाँ, मैं तेरी माँ की नंद जरूर हूँ, लेकिन हमने तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। तेरा भाई बीमार है, तुम बारिश में भीग रहे हो, तो हम क्या करें। हमारी बला से मर जाओ, जैसे तुम्हारे माता पिताजी मर गए वैसे भी तुम मर ही जाओ तो अच्छा है। तुम जीकर क्या करोगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम मर जाओगी तो देश नहीं चलेगा, तब भी सब कुछ वैसे ही रहेगा। सारा मूड खराब कर दिया। आराम से अपने बच्चों के साथ बैठकर पकोड़े खा रही थी, आ गई हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। मनहूस भिखारी। ऐसा कहकर नैना की बुआ भी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। नैना बेचारी छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नैना अपने भाई को गोद में उठाती है और उसे ऐसी जगह लेकर जाने लगती है जहाँ पर बारिश न आ रही हो। तभी उसे एक रेड़ी नजर आती है और वह अमित को वहाँ ले जाती है। दोनों भाई बहन उस रेड़ी की वजह से थोड़े बहुत बारिश से बच रहे थे। तभी नैना अपनी माँ को याद करती है। माँ, आप तो कह रही थी कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, आसमान से हमें देखती रहेंगी, तो देखिए हम कितने ज्यादा परेशान हैं। अमित बुखार के मारे कैसे तड़प रहा है और वह अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा और यह गांव वाले हमारी मदद भी नहीं कर रहे। माँ, आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रही। जब बारिश बंद हो जाएगी तो हम अपने घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। हमारे पास न खाने के लिए कुछ है, न रहने के लिए घर। माँ, हमारी मदद कीजिए ना, हम बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं। इस तरह से नैना अपनी माँ को याद करके बहुत रो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमित के सपने में एक बहुत सुंदर परी आती है और वह अमित से कहती है,
अमित, मुझे यहाँ तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं आसमान से आई हूँ। तुम दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो ना, इसलिए तुम्हारी माँ से यह सब कुछ देखा नहीं गया, इसलिए मुझे भेजा है। मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ, जो भी तुम मुझसे मांगोगे। बताओ तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? परी जी, अगर आप मुझे वरदान दे ही रही हैं, तो मैं आपसे ऐसा वरदान मांगूंगा जिसकी मदद से हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं, हम भूखे ना रहें। इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिस चीज को भी मैं हाथ लगाऊं वह सोने की बन जाए। सोने की मदद से हम दोनों भाई बहन एक सुखी जीवन बिता सकते हैं। ठीक है बेटा, यह लो, मैंने तुम्हें ऐसा वरदान दे दिया है। तुम आज के बाद जिस भी चीज को हाथ लगाओगे वह सोने की बन जाएगी। परी बस इतना कह ही पाती है, तभी अमित को होश आ जाता है और वह उठकर नैना को सब बताता है कि उसके सपने में क्या क्या हुआ, और उसका बुखार भी पूरी तरह से उतर चुका था। कुछ ही समय में बारिश भी बंद हो जाती है। सुबह होने के बाद नैना अमित से कहती है, पता नहीं अमित, तुम जो कह रहे हो वह सच भी है या नहीं, तुम्हें ऐसा वरदान मिला भी है या नहीं, जिस चीज को तुम हाथ लगाओगे वह सोने की बन जाएगी। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, तुम हमारे टूटे हुए घर को हाथ लगाओ। मुझे जो वरदान मिला है, मेरे हाथ लगाते ही मेरा टूटा हुआ घर पूरी तरह से सोने का हो जाए। अमित के इतना कहते ही उनका घर वह पूरी तरह से सोने का बन जाता है, और वो भी बहुत ज्यादा सुंदर। यह देखकर दोनों भाई बहन को यकीन आ जाता है। दोनों भाई बहन अपने घर के अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर से भी वह पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। यह सब देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नैना अपने घर से कुछ सोना लेकर बेच कर आती है और उन पैसों से अपने खाने पीने का सामान भी लेकर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अमित पेड़ को हाथ लगाता तो पेड़ सोने का बन जाता, किसी पत्थर को छूता तो वह सोने का बन जाता, और इसी तरह धीरे धीरे इस वरदान के बारे में गांव वालों को पता चल जाता है। तभी कुछ लोग इकट्ठा होकर आते हैं और वह नैना और अमित से कहते हैं, अरे वाह बेटा, तुम्हें तो बहुत अच्छा वरदान मिला है। तुम जिस भी चीज को हाथ लगाते हो वह सोने की बन जाती है। जब तुम्हें ये वरदान मिल ही गया है तो तुम गांव वालों की मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम पूरे गांव को सुनहरी बना दो, जिसकी वजह से सभी गांव वालों की मदद भी हो जाएगी। दूसरों की मदद करना तो पुण्य का काम है। क्या तुम पुण्य कमाना नहीं चाहते? सुमेर काका, सरिता आंटी, काकी, आज आप बहुत ज्ञान दे रही हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, पुण्य मिलता है। जब हमें आप लोगों की ज़रूरत थी, हम आप लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें आपकी ज़रूरत है, उस वक्त तो आपने किसी ने हमारी मदद नहीं की। ना हमें खाने के लिए कुछ दिया, ना हमें रहने के लिए अपने घर में थोड़ी भी जगह दी। हम दर बदर की ठोकरें खाते रहे, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी तरह नहीं हैं। हम सभी गाँव वालों की मदद ज़रूर करेंगे। अमित, तुम पूरे गांव को जादुई सुनहरा गांव बना दो, ताकि हमारा गांव सोने से चमकने लगे और किसी को भी धन दौलत की कोई कमी ना हो। मुझे जो वरदान मिला है उसकी वजह से मेरा पूरा गांव जादुई सुनहरा गांव बन जाए, हर चीज सोने की बन जाए। अमित के इतना कहते ही पूरा गांव सोने का बन जाता है। पेड़ पौधे, घर सामान, यहाँ तक कि सारी नदियाँ, कुएं, नल का पानी सब सोने का बन जाता है, जिस वजह से गांव में पानी की बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। गांव में एक बूंद भी पानी नहीं रहता। अमित को सिर्फ यह वरदान मिला था कि वह किसी भी चीज को सोने का बना सकता है, लेकिन यह वरदान नहीं था कि उसे दोबारा से ठीक कर दे। पूरे गाँव में पानी की वजह से हाहाकार मच जाता है। कुछ ही दिनों में आधे से ज्यादा लोग गाँव को छोड़कर जा चुके थे। यह सब देखकर नैना और अमित को बहुत ज्यादा रोना आता है। तभी नैना कहती है, अमित, हमने गांव वालों की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। हमने पूरे गांव को जादुई सुनहरा गांव बना दिया, जिस वजह से हमारे गांव में पानी खत्म हो गया। जब पानी ही नहीं रहेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? ये वरदान तो हमारे लिए ही मुसीबत बन गया। अब तक आधे से ज्यादा लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। गाय, बकरी, भैंस सब प्यास के मारे तड़प रहे हैं। क्या करें मेरे प्यारे भाई, हम क्या करें? इस तरह से दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी नैना और अमित के सामने वही परी आती है जो अमित के सपने में आई थी, और वह कहती है, अमित और नैना, मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। तुम गांव वालों की बातों में आ गए और ये भी नहीं सोचा तुम्हारे इस वरदान से गांव में कितनी ज्यादा परेशानी आ सकती है। परी जी, आप यह वरदान ले लीजिए और इस गांव को पहले की तरह कर दीजिए। हमें बस इतना दे दीजिए ताकि हम 2 समय का खाना खा सकें और अपने घर में आराम से रह सकें। उसके बाद हम दोनों भाई बहन बहुत मेहनत करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे।
नैना के इतना कहते ही वह परी अमित से वह वरदान वापस ले लेती है और गांव को पहले की तरह कर देती है। अब सभी नदियों में, झरने में, नल में पानी आ जाता है और गांव पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। नैना और अमित के पास एक अपना छोटा सा घर होता है और दोनों भाई बहन अपने माता पिता की तरह जंगल से लकड़ियां लेकर आते थे और उन्हें बेचते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे।